अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। पीएम मोदी की लेह में ललकार, चीन को फटकार। विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। चीन को चेतावनी, बर्दाश्त नहीं मनमानी। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। मोदी ने विस्तारवादी नीति के लिए चीन को खरी खोटी सुनाई। विकासवाद ही प्रासंगिक है, विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। पीएम मोदी ने कहा, यह विस्तारवाद का नहीं बल्कि विकासवाद का युग। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। मोदी का संदेश, पूरा देश है जवानों के साथ। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। पीएम ने कहा, सीमा पर समझौता न किया न करेंगे। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। मोदी का सिंहनाद, आपके सपनों का भारत बनाने के 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 15 जून को भारत चीन की सेनाओं में हुई हिंसक झड़प के बाद जारी तनाव के बीच आज अचानक प्रधानमंत्री मोदी थल सेनाध्यक्ष और सीडीएस के साथ लेह पहुंचे। वहां जवानों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री के इस मूव के और वहां जाकर उन्होंने अपने संबोधन में जो कुछ कहा उसके कई मायने हैं जो देश की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत को दुनिया भर से इस वक्त चीन के खिलाफ समर्थन मिल रहा है। कोरोना कॉन्स्पिरेसी ने चीन को दुनिया से अलग थलग कर दिया है। इधर देश में 15 जून के बाद से ही विपक्ष सरकार पर चीन को लेकर चुप्पी साधने को लेकर सवाल उठा रहा है। आज भी पीएम के दौरे के बाद विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और सत्तारूढ़ भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। राजनीति खैर अपनी जगह है, लेकिन पिछले 18 दिनों में पहले चीन के ऐप्स को बैन करके और अब खुद पीएम ने सीमा पर पहुंचकर भारत के इरादे साफ कर दिए हैं। इस तमाम घटनाक्रम के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर आज प्राइम डिबेट में बात होगी। इन सवालों के जरिए कि क्या सीमा को लेकर भारत की दृढ़ता को, भारत की मजबूती को अब चीन समझेगा। पहले आर्थिक प्रतिबंध और अब लेह का दौरा, क्या ये भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त देगा। और क्या चीन के मामले में बोलो मत करो की नीति काम आएगी। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल कटेवा साहब हैं, सेवानिवृत्त हैं आप। पंकज मीणा भाजपा प्रवक्ता हैं और आरसी चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। बहुत स्वागत करता हूं फिलहाल मैं आप सभी का। और कटेवा साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। 15 जून को झड़प हुई, वैसे ये पहला तनाव नहीं है भारत और चीन के बीच में, लेकिन जिस मोड़ पर अभी तनाव दिख रहा है वैसा तनाव पहले कभी था भी नहीं। 15 जून को जो कड़वाहट आई, जो झड़प हुई और उसके बाद में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंधों का लगाया जाना और प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, एक सैनिक के तौर पर, एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप कैसे इसको देखते हैं कटेवा साहब। सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री का यह दौरा
जो आज अनशेड्यूल्ड था। कल तक पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आज लद्दाख जाएंगे, और वहां जाकर उन्होंने जो सैनिकों को संबोधन किया, उससे सेना का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। सेना के और जवान और सेना के अधिकारी, उनको प्रधानमंत्री जी ने एक सैनिक सम्मेलन के तौर पे संबोधन किया, और उसी संबोधन में उन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक संदेश दिया है कि भारत के साथ और भारत की जमीन के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदुस्तान की ये सेना और हिंदुस्तान की ये सरकार कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई बाहर का आदमी आकर हमारी भारत माता के एक इंच जमीन को भी हथियाने की कोशिश करे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने उन वीर जवानों को, जाबाजों को, जिन्होंने अपनी जान निछावर की थी 15 तारीख को गलवान वैली के उस इवेंट में, उनको सबको सम्मान दिया और श्रद्धांजलि दी, और साथ में ये भी बताया कि पूरा देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है और पूरे देश को गर्व है इस भारतीय सेना के ऊपर, और उन्हें विश्वास है कि इस लद्दाख, इस भूमि को जो कि भारत का मुकुट है, इस पे यह सेना कभी आंच नहीं आने देगी। जी अच्छा कटेवा साहब, जैसा दावा किया जा रहा है, क्या ये एक अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड मूव था भारत के नज़रिए से भी, और बाहर के देशों का भी अगर हम उनके भी इतिहास की बात करें तो क्या ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था कि टेंशन के बीच में देश का मुखिया खुद से बॉर्डर पर पहुंचे? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1971 में इसी जुलाई के महीने में एक मेट्रो कोइंसिडेंस है या सरकार ने यह फैसला जानबूझ के समझ के जो जुलाई में लिया है, इसी महीने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी लद्दाख गई थी, और हाँ जी, पाकिस्तान के साथ उस टाइम हमारा टेंशन बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद बाकी समय में क्या हुआ, जब हमारी सेना ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा किया और एक ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बांग्लादेश को जन्म दिया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड जरूर है, परंतु हमारी सेना में ऐसा पहले भी हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के सेना को मनोबल को ऊंचा करते हैं। और हाँ, एक बात ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि 71 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री है जो वहां गए हैं, क्योंकि वहां जिस हाइट के ऊपर वो जगह है जहां उनकी संबोधन हुआ था, वो 11 से 12,000 फीट की ऊंचाई है, और उस जगह पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इतनी उम्र के बावजूद प्रधानमंत्री जी बिना किसी एक्लेमेटाइजेशन के, बिना किसी प्रोग्राम के वहां पर जाकर के एक योद्धा की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह बिल्कुल क्लियर संदेश दिया है चीन को और बाकी दुनिया को। ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और उसके बाद वो वापस आए हैं और आकर के उन्होंने फिर अपना काम, जो मीटिंग थी सिक्योरिटी की जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है। बाकी समय में यह वहां प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई वहां जाता है वीआईपी, एक दिन आराम करता है, क्योंकि वहां पे ऐसी हालत है कि बिना एक्लेमेटाइजेशन के ये सब नहीं होता है। ये एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है, और इसके लिए हमारे पूरी सेना उनके लिए, ये बात के लिए उनके लिए गर्व करती है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा कटेवा साहब आपके पास। आरसी चौधरी जी, लगातार कांग्रेस हमलावर है 15 तारीख के बाद से ही, और उससे पहले से भी, लेकिन 15 तारीख के बाद में आपके हमले और ज़्यादा गहरे हो गए हैं, बहुत तेज़ हो गए हैं। अब जिस तरह से चाइना को हैंडल किए जाने को लेकर शिकायत थी, ऐप्स को बैन करने के बाद, आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद, और अब प्रधानमंत्री के बाद वहाँ पहुँचने के बाद, इस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, उसमें खामी क्या देखते हैं आरसी चौधरी? जेपी जी, अप्रैल, मई, जून 3 महीने हैं। अप्रैल से वहाँ पे
चाइनीज सैनिकों का आना जाना हुआ। उसके बाद में देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनका एक वक्तव्य आया कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर चाइनीज सैनिक भारत की सीमा में घुस चुके हैं। उसके बाद में देश के विदेश मंत्री का वक्तव्य आता है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, चाइना के विदेश मंत्रालय से बात कर रहे हैं और जल्दी उन्हें उठा लिए जाएंगे। उसके बाद में 19 जून को देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पोस्ट पे किसी पे कब्जा है। निश्चित रूप से तीनों के जो बयान थे अपने आप में विरोधाभासी बयान थे। देश के प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य जो था, उस वक्तव्य के बाद में 19 जून को जितने जो पूर्व सेना के उच्च अधिकारी रहे, रक्षा विशेषज्ञ रहे, उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी, जिस प्रकार से कटेवा साहब बोल रहे हैं, उस समय भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनरल हुड्डा है, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय है, प्रकाश मेनन है, तमाम बहुत से लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने इस वक्तव्य से हमारा दिल तोड़ दिया। 40 साल हमने जो सेना में दिए वो निश्चित रूप से दुखद रहे। आज देश 130 करोड़ लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि चाइनीज सैनिक भारतीय सीमा में कितनी दूरी तक अंदर आ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वो देश की 130 करोड़ जनता को आश्वस्त करें और ये बताएं कि हमारे जो 20 सैनिकों की शहादत हुई थी, जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह जी हैं, आज वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सीमा में टेंट जो बना लिया था, उस टेंट को हटाने के लिए वो गए, टेंट में अचानक आग लग गई, इसलिए अफरा तफरी मच गई और हमारे सैनिकों की शहादत हुई। आज उन्हें ये बताना चाहिए कि LAC के कितनी अंदर उन्होंने टेंट लगा लिया था, आज वो टेंट हटा या नहीं हटा, वो सेनाएं वापस गई या नहीं गई। हमारी जो सैनिकों की शहादत है वो सरहद की रक्षा के लिए थी, वो अखंड भारत के लिए थी, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थी। आज उन जो सैनिकों की शहादत है वो देश तब मानता है जब हमारी सरहदें सुरक्षित है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को यह आश्वस्त करे कि चाइनीज सेना वहां पे आज है या नहीं है। किस प्रकार से इन्हीं की सरकार के 3 मंत्रियों के अपने अपने वक्तव्य आए। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा मंदिर देश के प्रधानमंत्री संसद को मानते हैं, जिसकी दहलीज को वो चूमते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें आके जो देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, सब लोगों के करते हैं। 103 सीटें आपको और ज्यादा जिम्मेदारी देती है। आप देश के लोगों को आश्वस्त ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। पंकज मीणा से पहले इस पर प्रतिक्रिया ले लूं। पंकज मीणा बोलिए। पंकज मीणा, देखिए, किसी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जब सीमा पर तनाव हो तो न केवल देश की जनता का मनोबल बढ़ाए, परंतु जो सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं, शौर्य दिखा रहे हैं और जो बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मैं समझता हूं आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जो लद्दाख का जाना हुआ और जिस प्रकार से सैनिकों से मिलकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, और न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, जो 15 जून की घटना में जो सैनिक हताहत हुए थे उनसे मिलके जिस प्रकार से उनकी पीठ थपथपाई कि भाई पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये आज जो कदम था निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और आज पूरा विश्व इस बात के लिए सराहना कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस स्थान पे गए जहां से कुछ ही दूरी के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई। और देखिए, आज जब से 15 जून की घटना हुई है, किस प्रकार से कांग्रेस इसको मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है, कभी क्या घटनाक्रम लाता है, कभी क्या घटनाक्रम लाता है, कभी क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का ये लगातार जिस प्रकार का प्रयास है, ये कहीं ना कहीं चीन को लाभ देने वाला जो है और चीन को फायदा पहुंचाने वाला है, हमारे देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाला इनका ये बयान है। मैं ऐसे समय पे कांग्रेस को किसी प्रकार की सियासत करने की जगह देश के सैनिकों के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। आज देखिए, सीमा पर जो घटनाक्रम हुआ है, कोई मीडिया वहां पर नहीं है। कभी तो कहते हैं कि हमको सैनिक अफसरों ने बताया, कभी सलाम करते हैं और उनका जो सामर्थ्य है उसमें भी हमारा भरोसा है। लेकिन सुन लिए पंकज मीणा जी, कांग्रेस की शिकायत यह है कि प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते। मैं याद दिलाऊं, आज भी उन्होंने अपने संबोधन में नाम नहीं लिया, मन की बात में भी नहीं लिया, और देश को जो संबोधित किया था उसमें भी नाम नहीं लिया। कांग्रेस की शिकायत यह है कि आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते हैं। देखिए, कांग्रेस एक तरह से पूरी तरह से आज की तारीख में देखा जाए तो देश में अप्रासंगिक हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश में अप्रासंगिक हो चुकी है। वो अपने केवल जिंदा रहने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, परंतु कभी ये नहीं सोचते कि इस प्रकार के प्रश्न पूछने से हमारे सैनिकों पे क्या गुजरेगी। आप याद करिए, जब 15 जून को इस प्रकार की घटना हुई और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए,
साथ में 43 सैनिक चीन के मारे गए, तो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि साहब चीन का तो कोई सैनिक नहीं मरा। उन्होंने चीन के अखबार लाके दिखाए। हमारे देश के अखबार के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, हमारे देश के मीडिया के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, हमारे देश के सैनिकों के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, परंतु चीन के अखबार लाके दिखाते कि देखो चीन के अखबार में नहीं लिखा कि कोई मरा है। हालांकि बाद में चीन के अखबारों ने और चीन की सरकार ने स्वीकार किया कि वहां बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक हताहत हुए। और इसी प्रकार से बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहब चीन की सेना कितने अंदर आ गई। अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे सैनिकों ने, जब वहां 2500 सैनिक, चीन के सैनिकों ने रात को एकदम से आक्रमण किया, हमारे केवल 400 सैनिक थे और हमारे 400 सैनिकों ने 2500 सैनिकों का मुकाबला किया। न केवल मुकाबला किया, जितने सैनिक हमारे शहीद हुए से कहीं ज्यादा उनके चीन के सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। आप उसके चीन के सैनिकों के मतलब उनके चीन के सैनिकों के मरने पर भारत के सैनिकों के ऊपर आप प्रशंसा नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि आप आरसी चौधरी साहब, ये जो सवाल उठाया है आपने, इस पर यह सवाल उठ रहा है कि आंखों में आंखें डालकर देखना क्या होता है। और अगर प्रधानमंत्री खुद इस तनाव के बीच में पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पर जाकर, लेह में जाकर, लद्दाख में जाकर संबोधित करते हैं सेना को, उसका मनोबल बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि विस्तार का युग गया, अब विकास का युग है, विस्तारवादी लोग नहीं चलेंगे इस दुनिया में, तो इसका मतलब क्या है? ये चीन के बारे में नहीं था, किसी और के बारे में था। आरसी चौधरी। जेपी जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि ये सेना का चीज कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी का वक्तव्य हो, राहुल गांधी जी का हो, पार्टी की जो सभी जो सर्वदलीय मीटिंग थी उसका वक्तव्य हो, एक वक्तव्य ऐसा दिखा दे कांग्रेस की किसी नेता का देश में जिन्होंने कांग्रेस के पार्टी ने सेना के शौर्य पे प्रश्न किया हो। मैं आपको ऐसे 10 वीडियो दिखा दूंगा 2020 जून के बाद में, 15 जून के बाद में, जहां मोदी एक बार चाइना का नाम नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी से जवाबदेही तय करने की जब कांग्रेस बात करती है, तब भारतीय जनता पार्टी सेना के पीछे खड़ी हो जाती है। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, देश की संसद के अंदर देश की जनता ने चुन के भेजा, देश के प्रश्नों का सामना कीजिए, विपक्ष के दलों का सामना कीजिए और कांग्रेस के जो प्रश्न है उनका सामना कीजिए। कांग्रेस के प्रश्न, अरे तो चौधरी साहब ये समझाइए, ये क्या रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से सही होगा क्या? जिक्र करते थे जब हमारी हम अगर चाइना के साथ सीधा युद्ध छेड़ने जा रहे हो तो चीन का नाम लेना समझ में भी आता है। और उनके 2 लोग थे, उनको जवाब दिए गए। अगर हिंदुस्तान सीधा चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने जा रहा हो तो समझ में भी आता है। चीन से हम व्यापार कर रहे हैं, चीन के साथ हम ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, 3 बार कूटनीतिक स्तर पर बात हो गई है, व्यापारिक मामलों को लेकर के बातचीत चल रही है, और उस बीच आप चीन का नाम लेकर ही बोलेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि कूटनीति और रणनीति इस तरह से होती है क्या आरसी चौधरी साहब? आजाद भारत के अंदर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों की शहादत को 37 घंटे तक नमन नहीं किया। देश के रक्षा मंत्री ने 37 घंटे उनकी शहादत को नमन नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने चाइना का नाम नहीं लिया, जिनके सैनिकों ने हमारे सैनिकों की शहादत ली। ये आपकी राजनीतिक विचारधाराओं का कॉन्फ्लिक्ट है। मैं उससे परे जाकर के ये सवाल कर रहा हूँ, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मेरा सवाल सिर्फ चीन का नाम लिए जाने की बात क्या जरूरी होगी? हमारी सेना तो सदैव ही शौर्यपूर्ण रही थी। कटेवा साहब जो ये करें मनोबल बढ़ाने के लिए गए थे, इस सेना का मनोबल कम किसने किया? ठीक बात है। हाँ कटेवा साहब, ये बताइए सर, गौरीशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ, आप राजदूत रहे हैं। गौरीशंकर गुप्ता साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूं आपको मैं। हाँ गुप्ता जी, ये इसको थोड़ा सा आज जो हुआ उसको थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखते हैं कि 15 तारीख को टेंशन हुई, 15 तारीख को झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई, नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ हमारा भी, और उधर और बड़ा नुकसान हुआ बताया। उसके बाद का जो घटनाक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल ऐप्स जो थे उनको बैन किया गया। उसके अलावा जिस तरह की खबरें आई कि रूस के साथ हमको जो आपूर्ति होनी थी हथियारों की, बाद में होनी थी, चाहे रूस इस बात पर रजामंद हुआ कि वो पहले करेगा, समय से पहले करेगा। हांगकांग को लेकर भारत ने जो स्टैंड रखा कि वो एक अलग देश है, स्वतंत्र देश है, उसके समर्थन में 27 देशों को जुटाया भारत ने। यूके ने उसको समर्थन देने की बात कही। पाकिस्तान में जो कराची में हमला हुआ उसको चाइना ने भारत के मत्थे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी और यूके खुल करके सामने आ गए कि नहीं, भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब जो समर्थन मिल रहा है भारत को, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का आज वहां जाना, ये शोशेबाजी है केवल, या कुछ मायने भी रखता है जमीनी धरातल पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हो रहा है।
सब संसार के लोग ये मान रहे हैं कि चाइना विस्तारवादी नीतियों का समर्थन कर रहा है और जगह जगह अपने विस्तार की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो इंडिया के बॉर्डर पे हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो ताइवान के साथ हो, चाहे वो हांगकांग के साथ हो, और इनडायरेक्ट रूप से कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर साइबर अटैक करके कर रहे हैं। और भी कई देशों के साथ अफ्रीका में इस तरह का वो कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं। तो पूरे विश्व में ये बड़ा क्लियर हो गया है कि चाइना की विस्तारवादी नीतियां विश्व शांति को खतरा हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में आज ये पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि यह खतरा है और हमारी जो शांति और मित्रता की जो पहल है उसको कमजोरी नहीं मानना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस हाथ से बांसुरी का मधुर संगीत आता है उसी हाथ से सुदर्शन चक्र भी चल सकता है अगर आवश्यकता हुई तो। और उन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियरली कहा है कि भारत हमेशा मानव विकास के लिए ही कार्य करता रहा है और अत्याचार के विरुद्ध भारत के सैनिकों ने पराक्रम से और शूरता से हमेशा कर्तव्य निभाया है। इन चीजों से बड़ा क्लियर एक मैसेज चाइना को भी जाता है और भी जो चाइना के समर्थक हैं उन देशों को भी जाता है कि आपकी नीतियां जो हैं वो संसार की विश्व शांति को के अनुकूल नहीं है और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये चीज किसी देश का नाम लेने की जरूरत नहीं होती है और अच्छा है कि नाम नहीं लिया जाए और ये सीधी मैसेज जिनको पहुंचना अच्छा गुप्ता जी, होता एक बात और बताइए, समय बहुत कम बचा हुआ है, एक सवाल और है मेरा। भारत जब चीन को सीधे चीन को एक तरह से यूं समझिए कि चुनौती देता है, आर्थिक मोर्चे पर भी और अब सामरिक मोर्चे पर भी कह सकते हैं, तो जो पड़ोस में टेंशन उभर रही है, नेपाल और भूटान जैसी छोटी टेंशन्स, उसमें भारत को निश्चित तौर पर क्या आपको नहीं लगता कि मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है? उससे इन देशों को ये समझ में आता है कि जब चीन को सीधी चुनौती दी जा सकती है तो हमको रास्ते पर ही रहना चाहिए। गुप्ता जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपका देश का नेतृत्व अपने पूरे बल के साथ बाहर आता है और अपने बयान देता है तो जो भी छोटे छोटे देश हैं उनको ये मैसेज बिल्कुल क्लियरली जाता है कि वो भारत को इस तरह की परेशानियों में डालने से बचें। और ये मैसेज पर्टिकुलरली नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में जो नक्शा का बदलाव किया है वो चाइना के प्रेशर के अंडर किया गया है। ये उनको मैसेज बड़ा साफ साफ जा रहा है। चलिए ठीक है ठीक है सर, समय कम है, मैं कटेवा साहब आपके पास वापस नहीं आ पाया, पर समय कम है आज प्राइम डिबेट में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।